अरावली में सोना चमकता हुआ मेटल नहीं है, यहाँ का असली गोल्ड है पत्थर, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और दूसरे मिनरल्स जिनसे करोड़ों का कारोबार चलता है। और जब किसी चीज में इतना पैसा हो तो वहाँ लालच अपने आप रास्ता बना लेता है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका महत्व आप ऐसे समझिए कि अगर अरावली न रहे तो पूरा दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान में बदल जाएगा, हरियाणा की जमीन से पानी निकलना बंद हो जाएगा और रेतीली हवाएं यूपी को भी नहीं बख्शेंगी। अगर यहाँ पर माइनिंग लीगल हो गई तो कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा तो होगा, लेकिन नुकसान लाखों लोगों को झेलना पड़ेगा। सवाल ये है कि हमें ये सब इतना क्लियरली दिख रहा है तो सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? जब इस वीडियो में हम इलीगल माइनिंग, पुराने लॉज, रूलिंग पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तब समझ में आएगा कि इस एक फैसले के पीछे कितना बड़ा खेल हो रहा है और क्यों ध्रुव राठी इस सरकार को चंदा धंधा वाला सरकार बोलता है। नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2022 डीएसपी सुरेंद्र सिंह पचगांव के पास अरावली हिल्स में इलीगल स्टोन माइनिंग की जांच कर रहे थे। उन्होंने एक ट्रक को सिग्नल दिया रुकने के लिए, लेकिन ड्राइवर ने रुकने की जगह ट्रक का स्पीड बढ़ा दिया और ऑफिसर को कुचलकर मार दिया। ये सिर्फ 3 महीने में रिटायर होने वाले थे। 31 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन माइनिंग माफिया ने उन्हें 19 जुलाई को ही मार डाला। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। जनवरी 2014 में यमुनानगर में पुलिस टीम को माइनिंग माफिया ने सराउंड करके धमकाया। 2018 में पुलिस स्टेशन में पुलिस और माइनिंग माफिया के बीच फायरिंग हुई। जितेंद्र भड़ाना, जो सेव अरावली ट्रस्ट के फाउंडर हैं, उनका क्लेम है कि राजस्थान और हरियाणा में अरावली के 30 से ज्यादा हिल्स इलीगल माइनिंग की वजह से कंप्लीटली गायब हो चुके हैं। 2023 में नूह के नहरिका, चित्तौरा और रावा विलेजेस में 8 करोड़ मेट्रिक टन का माइनिंग मटेरियल गायब हो गया। हरियाणा को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एफआईआर फाइल हुई, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब लीगल माइनिंग की बात करें। हरियाणा गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 583 करोड़, 2020 में 702 करोड़ और 2021 में 770 करोड़ सिर्फ माइनिंग एक्टिविटीज से कलेक्ट किया। मतलब गवर्नमेंट के लिए ये एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुलाई से सितंबर तक कंप्लीट माइनिंग बैन लगाया था, लेकिन माइनिंग माफिया ने रात को काम करना कंटिन्यू किया और दिन में सिर्फ सप्लाई करते थे। सरकार तो पूरी कोशिश करती ही है अरावली को बचाने के लिए, पर पता नहीं कैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने रिपोर्ट दी कि 1968 से 2018 के बीच यानी 50 सालों में अरावली हिल्स का 25% हिस्सा इलीगल माइनिंग की वजह से गायब हो गया। 25% तुम्हें कम लग रहा है? ये देखो, ये एक पूरा पहाड़ है और ये इसका 25% हिस्सा यानी अरावली हिल का एक चौथाई हिस्सा गायब। और ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है। 2018 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने बताया कि राजस्थान में अरावली रेंज के 31 हिल्स इलीगल माइनिंग की वजह से कंप्लीटली गायब हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में एक और इंसिडेंट। नूंह के रावा विलेज में माइनिंग माफिया ने एक हिलॉक ब्लास्ट किया। फ्राइडे नाइट को ब्लास्ट हुआ और सैटरडे मॉर्निंग तक पूरा हिलॉक कोलैप्स हो गया। यही चीज पिछले 1 साल में चौथी बार हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी की एफिडेविट को इवेसिव कहा और ऑब्जर्व किया कि अभी तक इन्वॉल्व्ड ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो माइनिंग माफिया की पावर दिखाता है। आखिर अरावली में ऐसा क्या है जो इतना खतरनाक गेम बन गया है? आंसर सिंपल है, पैसा, बहुत सारा पैसा। अरावली रेंज को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है क्योंकि इसमें 81 अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक ट्रेजर चेस्ट है जो 2 अरब साल से जमीन के नीचे पड़ा हुआ है। जिंक, कॉपर, लेड, क्वार्ट्ज के साथ साथ लाइमस्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट से भरी हुई है। और इन मिनरल्स का यूज केस लिटरली हर जगह है। विक्टोरिया मेमोरियल, ताजमहल, मुंबई का रोजा तहिरा, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, सब अरावली मार्बल से बने हैं। अरावली ग्रुप जो 45 साल से मार्बल इंडस्ट्री में है, ऑनिक्स, सोपस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट का प्रोडक्शन करता है। लेकिन असली कहानी मार्बल से भी बड़ी है। असली बिजनेस है कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट। अर्बनाइजेशन का मतलब है नॉन स्टॉप कंस्ट्रक्शन। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे रैपिडली अर्बनाइजिंग रीजन्स 2030 तक ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट्स डिमांड का 60% से ज्यादा अकाउंट करेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो अरावली में जिंक माइनिंग करती है, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये समझ में आता है। अब बात करते हैं कि कौन है ये प्लेयर्स जो अरावली मिनरल्स पर नजर गड़ाए हुए हैं। माइनिंग सेक्टर में ये नाम रेगुलरली आते हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट हर जगह इन्वॉल्व्ड है और इनकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर अरावली में माइनिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अफेक्ट होती है। इसीलिए ये कंपनियां प्रेशर डालती हैं गवर्नमेंट पर कि माइनिंग रेगुलेशंस रिलैक्स किए जाएं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मीटर डेफिनेशन एक्सेप्ट की, जिसको लेकर सेव अरावली कैंपेन चलाए जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? 90% से ज्यादा टेरेन जिसे हिस्टोरिकली
हिस्टोरिकली जियोलॉजिस्ट्स, इकोलॉजिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज ने अरावली का हिस्सा माना है, अब फॉर्मल लीगल प्रोटेक्शन से बाहर आ सकता है। अब समझ में आया कि कॉर्पोरेट को इस डेफिनेशन से क्या फायदा होगा। पहले 100% अरावली प्रोटेक्टेड थी, अब सिर्फ 10% प्रोटेक्टेड रहेगी, बाकी 90% ओपन फॉर माइनिंग। ये है असली कहानी, ये है वो ट्रेजर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए अरावली में छुपा हुआ है। हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट्स को माइनिंग से कितना रेवेन्यू मिलता है? साल में हजारों करोड़। तो जब पैसा इतना ज्यादा हो और रेवेन्यू इतना क्रूशियल हो, तब लॉ चेंज करना कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल नहीं, बस जरूरत होती है राइट कनेक्शंस की। तो अब बात करते हैं लॉज की। पुराने कानून क्या थे, नए कानून क्या हैं और इसे चेंज करके कैसे पब्लिक का कुतिया काटा जा रहा है। 1992 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लैंडमार्क अरावली नोटिफिकेशन पास किया। सिर्फ 2 पेज का डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसने अरावली को सबसे ब्रॉड प्रोटेक्शन दिया। क्या प्रोटेक्ट किया 1992 नोटिफिकेशन ने? कोई भी एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर सकती थी, वो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो एरियाज गैर मुमकिन पहाड़ बंजर थे, जमीन फॉरेस्ट लैंडमार्क थे, वो सब अरावली थे। इसका मतलब सिंपल था, किसी भी तहसील ऑफिस या रेवेन्यू ऑफिस में जाओ, वो लोग एग्जैक्टली बता देंगे कौन सा एरिया अरावली है। लोकल कंफ्यूजन ही नहीं था। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर सरकार चाहती तो इसके बाद अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए अब किसी दूसरे डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सरकार की चाहत का खेल देखो। अब आते हैं 2025 पे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2024 को मल्टी एजेंसी कमेटी फॉर्म की ताकि यूनिफॉर्म डेफिनेशन फाइनलाइज हो सके। अक्टूबर में कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें एलिवेशन बेस्ड डेफिनेशन प्रपोज की गई। लैंडफॉर्म 100 मीटर या उससे ज्यादा हाइट होना चाहिए, तभी वो अरावली हिल क्वालिफाई करेगा। अब देखते हैं इस डेफिनेशन का इम्पैक्ट क्या है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि 12,081 हिल्स जो मल्टीपल स्टेट्स में मैप्ड है, उनमें से सिर्फ 1,048 यानी 8% ही 100 मीटर क्राइटेरियन मीट करते हैं। इसका मतलब 92% अरावली अब ऑफिशियली अरावली नहीं रही। क्या बात कर रहे हैं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब पूरा अरावली फील्ड अरावली थी, तब माइनिंग माफिया इल्लीगल माइनिंग से बाज नहीं आते थे। जब सरकार को लगा कि इनका हम कुछ नहीं कर सकते, तो इल्लीगल माइनिंग को ही लीगल कर दिया और बोलते हैं कि ये डेफिनेशन अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है। अब आते हैं असली मसले पर। अरावली के नीचे इतना बड़ा खजाना सदियों से दबा हुआ है, तब भी पब्लिक क्यों अरावली को बचाना चाहती है? इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि सरकार अचानक से डेफिनेशन क्यों चेंज कर रही है। आंसर बहुत सिंपल है, समझ में भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम इसके टाइमिंग से है। पहले एक चीज समझो, इंडिया में 2018 में एक स्कीम आई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये स्कीम कंपनियों को एनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने का ऑप्शन देती थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन स्कीम का डेटा रिवील होने के बाद जो नंबर्स आए वो शॉकिंग थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2017 से सीक्रेट डोनर्स ने पॉलिटिकल पार्टीज को 16,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसे दिए। 57% डोनेशंस मोदी के बीजेपी पार्टी को गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, माइनिंग कंपनियां टॉप डोनर्स में थीं। वेदांता ग्रुप ने 227 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किए। वेदांता कांग्रेस पार्टी के भी टॉप 5 डोनर्स में थी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे पता चलेगा। अब टाइमिंग देखो, वेदांता ने अपना पहला सेट ऑफ बॉन्ड्स वर्थ 39 करोड़ रुपए परचेज किया 16 अप्रैल 2019 को, जो सब बीजेपी को गए। अब प्रसाद चढ़ाया है तो भगवान फल भी तो देंगे। कुछ दिन बाद 25 अप्रैल 2019 को वेदांता को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला राजस्थान में अपने ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस एक्सपेंड करने के लिए। महीना दिन के अंदर वेदांता ने 110 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए, जिसमें से 100 करोड़ बीजेपी को गया। वेदांता लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में 155 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वेदांता रिसोर्सेज पर $4.2 बिलियन का कर्ज था करंट फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इतने बड़े कर्ज के बावजूद नेक्स्ट 5 ईयर्स में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना कंटिन्यू रखा। डेप्ट है, पैसे नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल डोनेशंस बंद नहीं होने चाहिए। मतलब प्रायोरिटी क्या है? वेदांता अकेला नहीं है। उत्कल एल्यूमिना ने 145 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए जब उनके प्रोजेक्ट्स ओडिशा में लोकल पीपल से प्रोटेस्ट फेस कर रहे थे। जिंदल ग्रुप ने 195 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए। उनके माइनिंग प्रोजेक्ट्स ने भी इनॉर्मस एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कॉज की है। पैटर्न देख रहे हो, माइनिंग कंपनियां बीजेपी की सबसे बड़ी फंडर्स में से हैं। इसीलिए ध्रुव राठी भाई बार बार अपने वीडियो में यह बात बोलता है कि ये सरकार चंदा धंधा वाले मॉडल पर काम करती है, यानी कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा रिलीज हुआ तो
एक्सपेक्टेशंस थी कि अडानी और अंबानी का नाम टॉप पर होगा, लेकिन लिस्ट में अडानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप प्रोमिनेंटली फीचर नहीं किए। अडानी ग्रुप कंपनियों ने सिर्फ 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से 42 करोड़ बीजेपी को गया, लेकिन रिलायंस ग्रुप लिंक्ड फर्म्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू टोटल 545 करोड़ बीजेपी को डोनेट किए। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के सामने ये नंबर्स बहुत छोटे हैं उन प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स के सामने जो मोदी गवर्नमेंट ने इन्हें ट्रांसफर किए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार यही आर्ग्यूमेंट देती है कि डेवलपमेंट के लिए माइनिंग जरूरी है। हाँ, माइनिंग से इमीडिएट रेवेन्यू मिलता है, माइनिंग कंपनियों को प्रॉफिट होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ये सब ट्रू है। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक साइड है। मिलियंस ऑफ फार्मर्स जो गंगा मैदान में रहते हैं, जो इंडिया का फूड बाउल है, वो डिपेंड करते हैं मॉनसून पैटर्न्स पर जो अरावली इन्फ्लुएंस करती है। अगर अरावली डिस्ट्रॉय हो गई और मॉनसून पैटर्न्स डिस्टर्ब हुए तो एग्रीकल्चर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। ये कॉस्ट बैलेंस शीट में शो नहीं होती जब माइनिंग रेवेन्यूज कैलकुलेट की जाती है। वाटर क्राइसिस की इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होगी? जब ग्राउंड वाटर कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगा तो इंडस्ट्रीज को शट डाउन करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर फेल होगी और पानी टैंकरों पर डिपेंड करना पड़ेगा, जो एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसिव है। सरकार आर्ग्यू करती है कि माइनिंग से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लेकिन रियलिटी माइनिंग लार्जली मशीनरी वर्क है जिसमें बहुत कम जॉब्स होती हैं। शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम लॉन्ग टर्म लॉस को इनवाइट कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। ये सब तो ठीक है, कोई भी बड़ी चेंजेस होती है तो पब्लिक को थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, लेकिन इस चेंज की कहानी जियोग्राफिकल भी है। किसी भी देश का इकोनॉमी वहाँ का जियोग्राफी ही डिसाइड करता है। जब अर्थ बनी मतलब 2 अरब ईयर्स पहले, और जब डायनासोर्स भी नहीं थे तब ये पहाड़ बन रहे थे। इनका मतलब जब लाइफ अर्थ पर शुरू भी नहीं हुई थी तब से ये पहाड़ इस धरती पर हैं, और आज इसका नाम बदल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बोल नहीं सकता। ये माउंटेन्स आखिर बने कैसे? सिंपल स्टोरी है। 2 मैसिव लैंड पीसेस एक दूसरे से टकरा गए और कॉलिजन इतना पावरफुल था कि बीच का सारा सी फ्लोर ऊपर आ गया, फोल्ड हो गया और बन गया अरावली। रीसेंट स्टडीज कहती हैं अगर अरावली कंटिन्यू डिस्ट्रॉय होती रही तो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ग्रेजुअली डेजर्ट में कन्वर्ट होंगे, और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है पर सिंपल लैंग्वेज में समझो। अरावली के रॉक्स 2 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। इतने पुराने रॉक्स नेचुरली फ्रैक्चर्ड होते हैं, उनमें क्रैक्स होते हैं, फिशर्स होते हैं। जब बारिश होती है तो पानी डायरेक्टली ग्राउंड में नहीं जाता। ये फ्रैक्चर्ड रॉक्स एक नेचुरल फिल्ट्रेशन और स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करते हैं। रिसर्च कहता है लैंडस्केप के हर हेक्टेयर से अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन लीटर्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है हर साल। कैलकुलेशन सिंपल है, अरावली डिस्ट्रॉय करोगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज बंद। हमारी करंट चॉइसेस, एक कन्वीनियंट डेफिनेशन अडॉप्ट करना, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू के लिए माइनिंग अलाउ करना, ये चॉइसेस हमारी चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन पे करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो तुम इसे नचाने के लिए एक काम कर सकते हो। जितने ज्यादा लोग इस इश्यू को समझेंगे उतना ज्यादा प्रेशर बन सकता है सरकार पर। शेयर करो ये इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर। हैशटैग्स यूज करो, वीडियोस बनाओ, मीम्स बनाओ, कुछ भी जो लोगों को एजुकेट करे, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को पता ही नहीं है कि अरावली डिस्ट्रॉय हो रही है और इसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की है वो चैलेंज की जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सेव अरावली ट्रस्ट ऑलरेडी मोबिलाइज हो रही हैं इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। सिटीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सपोर्ट करें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला सिस्टम तो बंद हुआ, लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस अभी भी एग्जिस्ट करता है। अरावली 2 बिलियन साल से खड़ी है। उसने सिविलाइजेशंस राइज और फॉल होते देखी हैं, उसने एम्पायर्स बनते और कोलैप्स होते देखे हैं, लेकिन पहली बार हिस्ट्री में ये पहाड़ एक्सटिंक्शन फेस कर रही है, नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेज बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड। जिस चीज को हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रक्शन है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है उसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। कॉर्पोरेट को मार्बल चाहिए, सीमेंट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सरकार को रेवेन्यू चाहिए, इलेक्शन फंडिंग चाहिए, और पब्लिक को सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं। लेकिन सच ये है जब डेजर्ट आएगी दिल्ली तक, जब पानी नहीं मिलेगा, जब सांस लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जब हीट वेव्स अनबेरेबल हो जाएंगी, तब कोई माइनिंग रेवेन्यू, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई कॉर्पोरेट प्रॉफिट काम नहीं आएगा। तब रियलाइजेशन होगा कि हम कितने बेवकूफ थे जो 2 अरब साल पुराने पहाड़ को एक डेफिनेशन चेंज करके खत्म कर दिए। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो चॉइस तुम्हारी है, बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर या बी अ वॉइस फॉर चेंज।